प्रिय विद्यार्थियों, आज के प्राणी शास्त्र व्याख्यान में हम नए टॉपिक रीजनरेशन पर चर्चा करेंगे। हमने इस रीजनरेशन के बारे में पूरा एक एनिमेटेड वीडियो देखा है। वह वीडियो उसका सबसे नवीनतम और आधुनिक उपयोग किस प्रकार से इस रीजनरेशन का हो रहा है विभिन्न बीमारियों में, उसको हमने देखा। आज अपन रीजनरेशन, जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उससे संबंधित वैज्ञानिक कौन कौन हैं और ये कितने प्रकार की होती है, इसके क्या विशेष लक्षण हैं और अपने विभिन्न फाइला में किन किन जीवों के अंदर यह क्षमता पाई जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो रीजनरेशन शब्द है, इसका अर्थ होता है शरीर के क्षतिग्रस्त, खोए हुए या नष्ट अंगों या ऊतकों का पुनः उत्पन्न होना। सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न स्तर पर अंगों या ऊतकों की मरम्मत या विस्थापन की क्षमता पाई जाती है, जिसे पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपेयर, रिन्यूअल ऑफ लॉस्ट पार्ट और डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। अर्थात इसमें 3 शब्द अपन ने काम में लिए हैं। क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? सबसे पहले है ये एक रिपेयर प्रोसेस है। दूसरा, रिन्यूअल ऑफ द लॉस्ट पार्ट, जो हिस्सा खो गया है उसका पुनः वापस उगना। और डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, उसका पुनः वापस वैसे ही रूप में स्थापित होना। पुनरुद्भवन के दौरान एम्ब्रियोजेनेसिस में होने वाली समस्त मूल घटनाएं, जैसे कोशिका विभाजन, कोशिकीय गतियाँ, विभेदन होता है। फिर भी पुनरुद्भवन में पर्याप्त असमानताएं पाई जाती है। भ्रूणीय कोशिकाएं पूर्ण सशक्त, जिन्हें अपन टोटिपोटेंट कहते हैं, होती है, जबकि ये रीजेनरेटिव सेल्स विभेदित कोशिकाएं होती है। पहला अंतर। दूसरा, अतः नए ऊतकों और अंगों के विकास हेतु जो पहले से विभेदित टिश्यू है, उसका पुनः वापस निविभेदन, डी डिफ्रेंशिएशन होना, ताकि वे ऊतकों और अंगों की मरम्मत व नवीनीकरण कर सके। हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं में जीन प्रोग्राम पहले विपरीत क्रम में होती है, तत्पश्चात ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस के समान कोशिकाओं में विभेदन होता है और जिससे बाद में ये निविभेदित कोशिकाएं पुनः विभेदन, रीडिफ्रेंशिएशन, जिस अंग को बनना होता है उसको बनाती है। सभी जंतुओं के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमताएं भिन्न भिन्न स्तर पर पाई जाती है। हम आगे पूरा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो परिभाषा, द रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपेयर, रिन्यूअल ऑफ लॉस्ट और डैमेज पार्ट। और इसी को ही अगर अपन हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसको कहेंगे प्राणी शरीर की क्षतिग्रस्त, खोए हुए या नष्ट हुए ऊतकों और अंगों का पुनः उत्पन्न होना रीजनरेशन कहलाता है। फिर आता है ये रीजनरेशन की स्ट्रेटजीज क्या क्या, रणनीतियाँ क्या क्या अपनाते हैं। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल और रिपेरेटिव रीजनरेशन। ये रीजनरेशन का चित्र है। अलग अलग जानवरों में, हाइड्रा में बताया है, मनुष्यों में जिस प्रकार से लिवर के अंदर होता है और सालेमेंडर के अंदर लिम्ब का रीजनरेशन किस प्रकार होता है, उसका चित्र दर्शाया गया है। अब अपन ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में अपन अलग से विशेष चर्चा करेंगे। ये तीनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस रीजनरेशन के फील्ड में कार्य किया है। इनके एक्सपेरिमेंट्स अपने पाठ्यक्रम में हैं।
ये अपने रीजनरेशन का मनुष्यों के अंदर किस प्रकार से रीजनरेशन लीवर का होता है, इसको भी जब अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये 3 प्रकार के इन्होंने ये रीजनरेशन बताए हैं जिनकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। फिजियोलॉजिकल कायिकीय पुनरुद्भवन पहला, दूसरा है क्षतिपूर्ति कंपनसेटरी, और तीसरा है रिपेरेटिव, और एक अपन ने इसमें ऑटोटॉमी भी शब्द काम में लिया है। ऑटोटॉमी का मैं शब्द आपको पुनः बताऊंगा कि ऑटोटॉमी क्या होती है। तो सबसे पहले अपन आते हैं फिजियोलॉजिकल और रिपीटेटिव रीजनरेशन। स्तनियों के रक्त में रक्ताणु केंद्र विहीन होते हैं अतः उनका जीवन सीमित होता है। दिन भर में अनेक रक्ताणु मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु स्वस्थ व्यक्ति में इनकी संख्या स्थिर ही रहती है। इस प्रकार उपकला, आहारनाल, जनननाल के आंतरिक कोशिकाओं का समय समय पर बदलती रहती है। ये प्रक्रियाएं कायिकी सामान्य वृद्धि और रखरखाव के अंतर्गत आती है, जो लगभग नियमित रूप से शरीर में चलती रहती है। इसको अपन ने नाम दिया है फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन। दूसरा अपन कह रहे हैं रिपेरेटिव, अर्थात पुनः पूरक या पुनः स्थापक पुनरुद्भवन, रिपेरेटिव और रिस्टोरेटिव। जीवों में साधारण चोट लगने के कुछ समय बाद घाव पुनः भर जाता है। इसी प्रकार छिपकली में कटी पूंछ पुनः परिवर्धित हो जाती है। यह एक प्रकार के अंगों का पुनः स्थापना, रिस्टोरेशन या मरम्मत होती है। इसका अध्ययन में हम ध्यान इसी प्रकार पुनरुद्भवन केंद्र करेंगे। उसके अलावा एक कंपनसेटरी हाइड्रोट्रोफी, क्षतिपूरक अतिवृद्धि। ये तीसरा, अनेक बार कुछ प्रकार की हानियों की भरपाई या क्षतिपूर्ति ऊपर बताए गए तरीके के अनुसार नहीं होती। उदाहरणतः स्तनियों के वृक्षक काट देने पर एक नया वृक्षक नहीं पनपता, परंतु इसके स्थान पर बाकी बचा जो किडनी है वो आकार में बड़े होकर दोनों किडनी का कार्य संभाल लेती है, और शरीर को जो किडनी का कार्य है वो एक किडनी अपने ऊपर आकार में बड़ी कर कर और पूरा संभाल लेती है। इसको हमने कहा है कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी। उसके बाद में आता है एक ऑटोटॉमी शब्द मैंने लिखा है आपके सामने। ऑटोटॉमी एग्जाम्पल है लिजर्ड्स के अंदर। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, उनके जान की बन जाती है, तो वो अपना उपांग जिसके अंदर ज़्यादातर पूंछ या अपना लिंब किसी के पकड़ में आने पर या डर के मारे उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए वो अपने आप शरीर से छोड़ देते हैं, उसको शरीर से काट लेते हैं और स्वयं अपने को बचा लेते हैं। और जो जीव उनके पीछे लगा रहता है वो पूंछ की तरफ आकर्षित होने के कारण से इनको समय मिल जाता है अपने भागने का और छुपने का। ये जो भाग कटा है, जो स्वयं की इच्छा से इन्होंने छोड़ा है, वो भाग अपने आप इस रीजनरेशन प्रोसेस, रिपेरेटिव प्रोसेस के द्वारा पुनः उग जाता है। इस प्रोसेस को अंग्रेजी में ऑटोटॉमी कहते हैं। ये एक प्रकार का अनुकूलन, एडेप्टेशन होता है इन लिजर्ड्स के अंदर। अब आता है इस रीजनरेशन की विशेषताएं। रीजनरेशन के समय लगभग वही प्रक्रम देखने को मिलते हैं जो हमने ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के समय देखे हैं। इसी प्रकार ये संरचनाएं मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस का पुनः जागरण होता है। कायांतरण व पुनरुद्भवन के समय भी होता है। मैंने शुरू में आपको कहा है कि जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड कोशिका है वो पहले डी डिफरेंशिएट होगी और फिर उसको कौन सा अंग का पार्ट बनाना है या अंग बनाना है, फिर बाद में वापस पुनः वो डिफरेंशिएट होती है और उसका अंग बनाती है।
पहला, जैसे कि पूर्व में कहा चुका है कि पुनरुद्भवन संरचना विकास प्रक्रम का पुनः जागरण है, परंतु यह ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट से भिन्न होता है। रीजनरेशन में डी-डिफरेंशिएटेड होकर पुनः रीडिफरेंशिएट होते हैं। यह प्रक्रिया मेटाप्लेजिया कहलाती है। पुनरुद्भवन प्राकृतिक क्षति, दुर्घटनाओं, प्रयोगात्मक द्वारा भी क्षति के उपरांत और परिणाम स्वरूप हो सकती है। पुनरुद्भवन की क्षमता अलग अलग जातियों में या वर्गों के समूह में अलग अलग होती है। यह हम अभी आगे पढ़ेंगे। एक ही जाति के जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमताएं को सामान्यतः जंतु की आयु भी प्रभावित करती है। उच्चतर जंतुओं की आयु बढ़ने पर ये क्षमता घटती चली जाती है। एक जाति के जंतुओं में किसी एक समय विभिन्न प्रकार के ऊतकों की रीजेनरेटिव क्षमता भी एक समान नहीं होती। उदाहरणतः मनुष्य की पेशियां और तंत्रिका कोशिकाओं में अन्य कोशिकाओं की तुलना में पुनरुद्भवन की क्षमता कम होती है। फिर है टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, कितने प्रकार के हैं। ये मोटे तौर पर अपन विभाजित करें तो ये 3 प्रकार के अपन या 4 प्रकार के हम इनको विभाजित कर सकते हैं। पहला है अभिरूपांतरण, एपिमॉर्फोसिस। सालमेंडर के पाद काटने पर शेष ऊतकों की कोशिकाएं विभाजन व विभेदन फलस्वरूप नया पाद का विकास होता है। इस प्रकार छिपकली की पूंछ कटने पर नई पूंछ विकसित होती है। इसे अभिरूपांतरण कहते हैं। अभिरूपांतरण से हाइड्रा में सामान्य शरीर का विकास न होकर केवल अंगों का विकास होता है। तारा मछली में भी भुजाओं का अभिरूपांतरण की क्षमता पाई जाती है। मानव में केवल वूंड हीलिंग, घाव भरने तक की क्षमता रहती है। दूसरा है अंगांतरण, मॉर्फोलेक्सिस। पादपों की वेजिटेटिव कायकीय प्रजनन के समय हाइड्रा सिलेंट्रेट जैसे प्राणियों के शरीर के छोटे छोटे भाग से संपूर्ण हाइड्रा परिवर्धित हो सकता है, अर्थात इन प्राणियों में खोए हुए अंग के विकास के साथ साथ पूर्ण जंतु का विकास की क्षमता भी पाई जाती है। इसी प्रकार ये जो स्पंज है उनमें पाए जाने वाले आर्चियोसाइट सेल्स भी स्पंज एक संपूर्ण स्पंज बनाने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार के इसको अपन ने अंगांतरण या मॉर्फोलेक्सिस कहा है। एक फिर कहा है अपन ने सुपर रीजनरेशन, परा पुनरुद्भवन। कुछ प्राणियों के अंगों में को विकसित करने के अतिरिक्त अंगों का विकास भी हो जाता है। जैसे सालमेंडर है के पाद पर चीरा लगाने पर एक अतिरिक्त पाद भी विकास और एक एक्स्ट्रा लिम्ब और निर्माण हो जाता है। इस प्रकार क्षतिग्रस्त अंग के से नए अतिरिक्त अंग का निर्माण भी हो जाता है। इस प्रक्रिया को सुपर रीजनरेशन या पुनरुद्भवन का है। दूसरा है चौथा अपना विषयांतरण, हेट्रोमॉर्फिसिस। इस प्रकार के पुनरुद्भवन में खोए हुए अंगों के स्थान पर उसी अंग का विकास न होकर विषम अंग का विकास हो जाता है, जिसे हम हेट्रोमॉर्फिक पुनरुद्भवन कहते हैं। प्लेन्यूनस में के नेत्र को नेत्र स्टॉक के समिश्र के जो निकट का भाग है उसको काटने पर नेत्र का ही पुनरुद्भवन होता है, परंतु जो स्टॉक से दूरस्थ सिरे से काटने पर नेत्र के स्थान पर एंटीना का विकास होता है। इसे हमने विषयांतरण या हेट्रोमॉर्फिसिस हमने ये कहा है। उसके बाद में विभिन्न जो फाइलाज है उनके अंदर किस किस प्रकार से ये क्षमता पाई जाती है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। सबसे पहला आता है अपना प्रोटोजोआ के अंदर रीजनरेशन किस प्रकार का है।
प्रोटोजोआ के जंतुओं में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। सामान्यतः विभाजन के समय ये दिखाई देती है।